का मेरा विषय है वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे कि हम एक नए भाषा का विकास करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ण से शब्द का निर्माण हुआ, शब्द से वाक्य का निर्माण हुआ और इसी वाक्य से अनुच्छेद, कहानी, भाषाएं इत्यादि बनाई जाती है। इससे अनेक प्रकार की लेखनी भी की जाती है। तो सबसे पहले आज हमारा है वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और जब वर्णों को हम सार्थक तरीके से एक साथ मिलाकर रखते हैं तो वो एक शब्द का निर्माण करता है, और उन्हीं शब्दों को एक साथ लिखने पर एक वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जैसे वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह होता है जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि शब्दों का वैसा मेल जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, वो वाक्य कहलाता है। जैसे भी कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि राम एक महान व्यक्ति है, दरवाज़ा खोलो, आप कहाँ जा रहे हैं, अधिक धन होने पर घमंड हो जाता। इस प्रकार के जितने भी चारों वाक्य हैं, वो सारे वाक्य जो हैं वो शब्दों के मेल से बनाए गए हैं। शब्दों का एक सार्थक समूह है जिससे कि हमारा एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये हम किसी को आदेश दे रहे हैं, हम ये किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थात हम ये किसी को समझा रहे हैं, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, अंग जिन्हें हम घटक भी कहते हैं। सर्वप्रथम आज हम वाक्य के अंगों के बारे में जानेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के मुख्य अंग दो ही होते हैं, जिसे घटक भी कहा जाता है। पहला है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट, यानी कि पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय को एक वर्गीकरण रूप से देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा उद्देश्य और दूसरा है विधेय। दोनों की परिभाषाओं से पहले कुछ उदाहरणार्थ इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि राम के पिताजी। तो ये जो राम के पिताजी हैं, यहाँ पर है कि नेक हैं। यहाँ पर राम के पिताजी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, उनके नेकी के बारे में बोला जा रहा है, उनके स्वभाव के बारे में बोला जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही है कि वो नेक हैं। दूसरा में है मोहन। मोहन बाजार जाता है, तो मोहन के जाने का काम है, कहीं वो जाने की क्रिया कर रहा है, तो मोहन बाजार जाता है। तीसरा है कि लोग भारतीय हैं। लोग इसमें उद्देश्य हो जाता है। और दूसरा है हमारा भारतीय हैं, यानी कि इसी वाक्य में जो दूसरी ओर अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है वो है हमारा कि भारतीय हैं, यानी कि राम के पिताजी, मोहन और हम लोग, ये सारे जो है वो उद्देश्य कहलाएंगे, क्योंकि इन वाक्यों में इन्हीं के बारे में कुछ बोला जा रहा है। अगर किसी वाक्य में कोई कर्ता होता है जिससे कि कोई क्रिया समाप्त की जाती है, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, तो वही उद्देश्य कहलाते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है वो हमारा विधेय होता है। जैसे कि राम के पिताजी नेक हैं, मोहन बाजार जाता है, हम लोग भारतीय हैं, इत्यादि। इन्हीं सब वाक्यों से ये स्पष्ट हो रहा है कि इधर ये जो उद्देश्य है वाक्य के, वो किसी भी कर्ता के रूप में रहते हैं, तो वो वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं। और ठीक जब उद्देश्य के बारे में कुछ बोला जाता है तो वो हमारा विधेय होता है। इसका और स्पष्टीकरण तथा विस्तार रूप से बताया जा रहा है, जैसे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। यहाँ पर उद्देश्य और विधेय यानी कि व्याकरण के दोनों अंगों की परिभाषाएं यहाँ निम्नलिखित रूप से लिखी गई हैं। पहला है हमारा उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर शब्दों को मिलाकर के इकट्ठा इसको परिभाषित किया गया है कि हम उद्देश्य किसे कहते हैं। हम अपनी शब्दों से भी कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द या शब्द समूह, ऐसा शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो उद्देश्य कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट उसे ही कहते हैं। उद्देश्य यानी कि फिर से इसकी परिभाषा को देखिए, वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, किसी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो वो
उद्देश्य कहलाता है। और दूसरा है यहाँ पर विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दोनों के यहाँ निम्नलिखित रूप से लिखे गए हैं। पहला है हमारा, कविता अपना पाठ याद करती है, हम लोग घूमने जाएंगे। तो परिभाषा के अनुसार इसमें आप देखिए कि क्या कहा गया है कि वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए कि कविता अपना पाठ याद करती है। यानी कि यहाँ पर अगर कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है, पाठ याद करने की बात आ रही है, तो कविता की, यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में ये कर्ता बना हुआ है, ये कर्ता बनी हुई है। तो इसी शब्द के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कविता अपना पाठ याद करती है। तो कविता के द्वारा ये पाठ याद किया जा रहा है, तो इसमें कर्ता कविता है, तो कविता ही उद्देश्य है इस वाक्य का, क्योंकि इसी के विषय में कुछ कहा जा रहा है। जैसे कि दूसरे वाक्य में भी है, हम लोग घूमने जाएंगे, तो घूमने जाने की क्रिया जो है वो हम लोगों से समाप्त होगी, तो इसमें हो जाएगा हम लोग। उसके बाद है कि शेर जंगल का राजा होता है, तो जंगल का राजा होता कौन है? तो शेर होता है। उसके बाद है नितिन अच्छा लड़का है, तो नितिन यानी कि किसी भी लड़के की अच्छाई, यानी किसी भी लड़के का अच्छा होना उसके नाम से है, यानी कि नितिन कौन अच्छा लड़का है? तो नितिन अच्छा लड़का है। ठीक, उसके बाद वाले वाक्य में दिया गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी कौन है? कहाँ है? तो दिल्ली। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली इस वाक्य में देख सकते हैं कि कविता, हम लोग, शेर, नितिन और दिल्ली, ये सारे जो हैं वो 5 ये उद्देश्य हैं इन वाक्यों के। अब दूसरे में जो बताया गया था कि विधेय किसे कहते हैं, तो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि रेखा मेरी बहन है, तो मेरी बहन कौन है? रेखा। तो रेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि ये उद्देश्य कहला जाता है, क्योंकि उसी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, उसी वही कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर है दूसरे वाक्य में कि रेखा मेरी बहन है, तो रेखा तो है, लेकिन रेखा के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि वो मेरी बहन है। इसमें हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं जिसको घेरा गया है वो उद्देश्य है, और जिसमें रेखांकित किया गया है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि रेखा मेरी बहन है, तो रेखा के बारे में क्या बोला जा रहा है? ये परिभाषा में लिखा हुआ था कि वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, इसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है, तो ये जो वाक्य के हैं यानी कि मेरी बहन है, तो वो रेखा के बारे में बोला जा रहा है, तो रेखा के विषय में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो हो जाएगा उसका विधेय। अब दूसरी पंक्ति में है कि रेखा की माँ बीमार है, तो रेखा की माँ बीमार है, तो किसकी माँ बीमार है? तो रेखा की माँ बीमार है, तो रेखा हो गया हमारा उद्देश्य। और रेखा के बारे में बोला क्या जा रहा है कि रेखा की माँ बीमार है, तो यहाँ पर हम रेखा को नहीं बल्कि रेखा की माँ को उद्देश्य में लेंगे, क्योंकि बीमार होने का जो एक ऑथर यानी कि जो बीमार है वो कौन है? तो रेखा की माँ। तो रेखा की माँ से उसका संबंध है बीमार होना, तो रेखा की माँ हो जाएगा उद्देश्य, और बीमार है ये हो जाएगा हमारा विधेय। ठीक, उसके बाद है मोहन के पिताजी किसान हैं, तो किसी के पिताजी का किसान होना यानी कि मोहन के पिताजी, तो मोहन के पिताजी जो हैं वो हो जाएंगे इस वाक्य के उद्देश्य, क्योंकि इन्हीं के बारे में कुछ बोला जा रहा है। और इधर बोला क्या जा रहा है? तो बोला जा रहा है कि किसान है, तो मोहन के पिताजी किसान है। ठीक, उसके बाद है कि शेर जंगल का राजा होता है, तो शेर यानी कि जैसा इस वाक्य में भी था इसमें भी था कि शेर जंगल का राजा होता है, तो शेर हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और जंगल का राजा है या होता है, तो ये हो जाएगा विधेय। अब उसके ठीक बाद है कि हम लोग भारतीय हैं या हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय हैं, हम हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और भारतीय हैं हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं हम कि जिस वाक्य में किसी भी वाक्य में जिस वाक्य में किसी भी प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है तो वो उद्देश्य कहलाता है, और ठीक उसी प्रकार जो उस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है वो हमारा हो जाता है विधेय। इस पेज में आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा।